गुड इवनिंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू द ब्लैक होल। दोस्तों, बचपन, लड़कपन, जवानी और बुढ़ापा, इन सब अदवार में एक शय यकसा है और वो ये कि हमें किसी न किसी रंग, किसी न किसी रूप में कहानियाँ जो है वो फैसिनेट करती हैं। वो डाइजेस्ट भी हो सकते हैं, नावल भी, फ़िल्म भी, ड्रामा भी, थिएटर भी और हिकायात और किस्से भी। और ये भी कि बाज़ औक़ात वाजिबी किरदार रुख़ कहानी का मोड़ देता है। तो कहानी का रुख बनाने के लिए, कहानी का रुख मोड़ने या प्लॉट ट्विस्ट के लिए जो कहानी निगार या जो स्टोरी राइटर है या जो स्टोरी टेलर है, उसको वो हुनर या आर्ट आना चाहिए। यानी आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग उस पे उसकी कमांड होनी चाहिए। इंटरेस्टिंगली, रिसर्च हैज़ अनकवर्ड अ फैसिनेटिंग साइंटिफिक मैकेनिज़्म बिहाइंड द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग, और यही आज हमारी गुफ्तगू का उन्वान है, द साइंस बिहाइंड द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग। वी आर वेरी ग्रेटफुल टू वकास मंजूर जो आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप स्टोरी टेलर हैं, फ़ोटोग्राफ़र हैं, आर्टिस्ट हैं। इसके अलावा आप फाउंडर एंड डायरेक्टर हैं एक सोशल एंटरप्राइज़ के जिसका नाम है दीप नाव। दीपक से और नाव कश्ती से। एंड यू प्रोवाइड एजुकेशन थ्रू आर्ट्स। MPhil है आपकी एजुकेशन लीडरशिप एंड मैनेजमेंट में फ्रॉम LUMS। You have been the recipient of Shaila and Tahir Andrabi Leadership and Service Award in 2020. Recently, आपने हासिल किया है प्रिंस क्लॉस सीट्स कल्चरल प्रैक्टिशनर अवार्ड पिछले बरस यानी 2023 में। आप सब लोगों की आमद का शुक्रिया। प्लीज़ डू अस अ फेवर और अपने सेल फोन्स जो है वो काइंडली आप साइलेंट मोड में कर लें ताकि किसी तरह की कोई डिस्टर्बेंस ना हो। व्हेन द हाउस इज़ ओपन फॉर Q&A, आप भी गुफ्तगू में शरीक हो सकते हैं। उसके लिए जस्ट रेज़ योर हैंड। माइक्रोफ़ोन अपने हाथ में आने के बाद आप अपनी बात कीजिएगा। प्लीज़ टू द पॉइंट और शॉर्ट रहिएगा ताकि गुफ्तगू मौजू के गिर्द ही घूमे। बस यही 1-2 बातें थी। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, नाउ प्लीज़ वेलकम वकास मंजूर सर। बहुत शुक्रिया आपका, इतना जेनरसली आपने इंट्रोड्यूस किया। सो विल स्टार्ट बाय because I've been involved in storytelling since last 10 years. Yeah. So I've been telling stories to kids, even elders, different age groups को, different social class से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चों को, लोगों को। तो I was really curious कि ये जो क्राफ्ट है, it's a craft, I mean, I would say, I would call it storytelling का, I was curious about कि इसको साइंस किस तरह देखती है। I mean, ये तो हमें पता है कि ये एक आर्ट फॉर्म है, बट इसको I really wanted to investigate कि साइंस इसको कहाँ पे रखती है। तो we would talk about it आज हम। फिर मैं आपको साथ साथ लेके चलूँगा क्योंकि I don't like कि मैं अकेले बोलते जाऊँ। तो इसमें हम we are going to cover 2 things. एक तो ये है कि कॉग्निटिव साइंस, साइकोलॉजी, न्यूरो साइंसेस, ये किस तरह रिसर्च से प्रूव करते हैं द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग को, राइट। द सेकंड थिंग वी वुड डिस्कस फ्रेमवर्क जो है स्टोरी टेलिंग का, उस पे हम बात करेंगे। और अच्छा, शुरू करते हैं सबसे पहले। अच्छा, आप में से किस किस को कोई एक कहानी, बचपन की कोई कहानी जो आपने किसी से सुनी हो और आपको आज भी वो कहानी याद हो, तो आप कोई भी हाथ खड़ा कर लें। कोई कहानी जो आपने The boy who cried wolf. अच्छा, The boy who cried wolf. okay. Anybody else? और किसी को कोई कहानी याद नहीं?
आपकी दादियाँ नानियाँ आपको कहानी नहीं सुनाती? ओके, इट्स ओके। अच्छा, सो आई वुड आस्क कि आपको ये कहानी क्यों याद है? What, why do you still remember it? I think for several reasons. एक तो it's a very common story. Often at times दोबारा बार repeat होती है. In popular culture, you keep getting उसकी references, and वो एक चीज़ refresh होती जाती है. Plus, I remember being told the story when I was young, and it was just a very happy memory for me. जब वो चीज़ बताई जा रही थी. That's probably it. Okay, very nice. So, do you remember any anecdote around it? मैं आपकी तरफ बात में. Don't tell the same lie twice. Okay, so जब whenever you remember this story, so उससे आपको कोई visualization होती है? वो visualization क्या है? Can you explain? It's related to the story, or it's your own memory, or it's... No, it's related to the story. I mean, when you listen to that story, so there is always your mind tries to depict कि क्या हो रहा है. It comes up with an image, and for me that image is a forest जहाँ पे there's a shepherd boy जो बैठा हुआ है with his flock, and it's perhaps a night with a full moon जहाँ पे you can see a winding road, a dirt track with a couple of boulders and stones, jo spread across the landscape. And you can sense the boredom in that child's, let's say, general mood, कि उसने, and वो एक depiction आता है कि where he cries wolf, and दूर से जो गांव है, you can see the flickering lights and people coming with their pitchforks and torches towards the boy to sort of help him out. And then there's nothing, and there are little sorties and parties which go out looking for that wolf, and they never find it. So all of that is, of course, there ingrained in my memory. Okay, thank you, Ji. So हमने देखा कि कैसे विजुअलाइजेशन से हमें और बहुत सारी चीज़ों का पता चला, बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स को आपने बताया कि उस स्टोरी में बहुत सारे. सो व्हेन ही वाज टेलिंग दिस स्टोरी, सो आपके सबके दिमाग में क्या चल रहा था? किस तरह की विजुअलाइजेशन? हाँ, जिस तरह वो बता रहे थे उस तरह से वो विजुलाइज होता जा रहा था. वो माइंड वाज कमिंग अप विद डिफरेंट पिक्टोरल वो वाले क्या उसे कहते हैं इमेजेस के साथ कोई विजुअल्स बन रहे थे. अच्छा. जिस तरह वो नरेट कर रहे थे जो चीज़ें एग्जैक्टली वैसे ही वो वर ट्राइंग टू कम अप विद सिमिलर आइडियाज. मतलब हो सकता है वो डिफरेंट हो उनके केस में, लेकिन हदो हाल कुछ ना हद तक सेम आ रहा था दिमाग में. ओके, थैंक यू. So can anybody tell me when he was telling or sharing this story, तो कुछ कलर्स आपके जहन में आ रहे थे? कुछ? So I've heard the story too, the one he's talking about. It's the Bhedia, boy who cried Yes, wolf wali story. So I just saw fire because he was talking about pitchforks and stuff like that. So lots of red and orange. It's the color of fire. Okay, yeah. अच्छा, I don't know मेरा क्या था, probably because मुझे सिर्फ grey था, black and white था, that's it. So no colors at all. Just visualization was just black and white and grey. Okay, interesting. Yes, आप कुछ कहना चाहते हैं?
सर वो एक और कहानी थी, लेकिन चूंकि बात चल पड़ी तो शायद उस कहानी को मज़ीद इन्वॉल्व करना ज़्यादा मुफीद नहीं होगा। अब अगर इसी कहानी से रिलेटेड बात आगे चले तो बेहतर रहेगी। ठीक है, थैंक यू। सो ऑब्जेक्ट्स वो जो बता रहे थे, उनकी क्या विजुअलाइजेशन आपके जहन में बन रही थी? डू यू रिमेंबर एनी ऑब्जेक्ट्स? आई मीन पत्थर मुझे याद है, या जंगल याद है, लाइट या फ्लिकरिंग लाइट्स। तो उसकी तस्वीर कैसी आपके जहन में बन रही थी? किस तरह की बन रही थी? आई मीन अब मैं एक बात बता दूं, कुछ गलत सही नहीं है यहाँ पे। आई मीन तो या For me, I was trying to match up my childhood imagination with theirs. So I don't know if this was an overt, like it's some overt mission with everything that we do, every experience that we hear, that we try to match up our recollections with theirs. But roughly broad strokes में मैं ये देख रहा था कि किस तरह से मेरे जो ज़हन में एक imagination थी, pastoral landscape है, shepherding है, maybe there's a crested hill beyond which you cannot see, you can only hear the boy. And then when the tribesmen, when the village people come there, they find the boy perfectly safe. So एक ये चीज़ थी. Secondly, mostly I think in my imagination, the visual landscape was there. The moral crux of this fable was more pertinent. It's still pervasive. कि everything that you do, you have to think over it twice. Trivialize नहीं करना. So morally जो है, I think I resonated with this story more. But visually, I was trying to match up my experience with theirs, my imagination. okay. So emotionally, how were you feeling with that character? कि क्या फील हो रहा था? कोई इमोशनल कनेक्शन आपको फील हुआ, या was there something जिससे आपको लगा हो कि ये तो मेरे एक्सपीरियंस में भी है? जंगल का एक्सपीरियंस है सबका? पत्थर के देखने का एक्सपीरियंस है सबका? या इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ भेड़िया को देखने का तजुर्बा है, जिसके बारे में मेरा ख्याल है कि कम नौजवानों को होगा। कि जब आप अकेले होते हो जंगल में और या भेड़े चराते वक्त और वो सामने आ जाता है, तो चूंकि मुझे भेड़िया देखने का तजुर्बा है तो वो वाली कैफियत साथ में शामिल हो जाती है। अच्छा, वेरी नाइस, वेरी इंटरेस्टिंग। खुसूस जब वो बर्फबारी में या तन्हाई में सामने आ जाता है। हाँ, लेकिन विजुअली अगर आपने नहीं देखा फिर भी यू कुड, आई मीन कनेक्ट टू दैट, could you could connect to that bhediya? Okay ji, thank you so much. Okay, so हमारी लैंग्वेज को, रिटन कम्युनिकेशन को डेवलप हुए it has a history 5 to 7,000 years. But can you guess how old the stories are? स्टोरीज की कितनी मतलब व्हाट इज द हिस्ट्री? अ वाइल्ड गैस. Would be at least 40,000 years oral history tradition of passing down stories. When we look at cultures जहाँ पे written text नहीं आया, वहाँ पे तो oral tradition चल रहा होता है. Yes, yeah. खास तौर पे if we look at जो North America में pre-European evolution of society है, it was all oral tradition. You sit around the fire and you tell stories of old days and old hunts. And, so I would say जब तक evolution चला आ रहा है, which would be 40,000 years लगभग उस वक्त तक जरूरी. Okay, और कोई? Maybe there are also the stories we tell ourselves. It might not be a form of story. It might not be storytelling per se, because you're not telling it to anyone else, but you are conjuring a personal imagination. For example, a quest or an aim that you see for yourself. The stories we tell ourselves about our childhood.
about how we grew up, where we are going, destiny. That's a story, right? All of those things. So perhaps since ambition started, since people started going cognizant, since consciousness. यस आप लाजमी बात है कि ये इंसानी इमेजिनेशन और शूर के साथ ही इसका इर्तिका हुआ होगा। और मेरा ताल्लुक के पीके से है, तो पेशावर में एक मशहूर बाजार है किस्सा खानी बाजार। जी जी यस या और उसका नाम ही इसी वजह से पड़ा है, जब पुराने ज़माने में ये चीज़ें नहीं थी, रेलगाड़ियाँ, जहाज़ और बसें वगैरह, तो पूरे बरसगीर के मुख्तलिफ इलाकों से वहाँ कारवान आकर ठहरा करते थे और इंतज़ार किया करते थे ताकि बड़ा काफिला बन जाए और आगे वो अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया की तरफ चल पड़े। और फिर वो अपना वक्त गुजारने के लिए किस्से कहानियाँ सुनाया करते थे और उसी बुनियाद पे बाजार का नाम पड़ा किस्सा खानी बाजार। और ये चैनल या ये मीडियम लोगों के एहसासात, फीलिंग्स, मालूमात, इल्म, वहाँ के वाक़यात को दूसरे इलाकों तक मुंतकिल करने का सबसे बड़ा सोर्स हुआ करता था। और वो नाम आज भी बाकी है, किस्सा खानी बाजार। यस यस, बहुत शुक्रिया आपका किस्सा खानी बाजार का जिक्र करने के लिए। जी आप? I think I would say the same. It's when people started amalgamating and when man became more cognizant. I think you just needed to push an idea out there so everybody follows it. You need to, like, जब हम बच्चे होते थे, we get scared of like devil stories. Yeah. You know, that's how you keep the children in line. And then probably the adults also, if you're like the alpha of the group, you make them visualize something that's going to go wrong, and you keep them in line too. I'm assuming. Yeah, thank you. Anybody else? Okay, so actually storytelling has a history of at least 100,000 years back. I mean, so you see that it's Dr. Gyanchand hai, he says that the form of storytelling is as old as human being is, right? So I mean, historically जब हम देखते हैं कि ये इतने अरसे से कहानी जो है वो उसका साथ हमारे इंसान के साथ चल रहा है. So there are some interesting studies on this. There are some cognitive scientific studies have proved कि इंसानी दिमाग जो है एक्चुअली सोचता ही स्टोरी की तरह है, right? It has because we have lived with this you can say mechanism बहुत अरसे से, so that's why it's really interesting कि हम जब भी कोई सोचते हैं, मैं अभी आपको एक एक्टिविटी देता हूँ कि आप अभी यहाँ तक जो आए हैं, ठीक है, उसको अगर आप सोचें तो आप किस अंदाज में सोचेंगे? How would you think? हाँ? Yes, yeah. So you see that हमारे जो न्यूरॉन्स हैं, right? They have been developed इस तरह से कि हम जब भी कोई बात करते हैं तो it would be a story form, right? It would be जब भी हम कोई कुछ भी कहेंगे या कोई बात शेयर करेंगे किसी दोस्त के साथ या किसी के साथ भी, तो हम हमेशा unconsciously we are telling them story, right? So I mean it's as older as we human beings are. तो एक कैनेडियन even then के मतलब कि they say that हमारे दिमाग की फॉर्मेशन जो है ना वो एक स्टोरी आर्किटेक्चर में है, राइट? स्टोरी जब भी हम कोई चीज़ सोचते हैं तो वो हमेशा ऐसे ही होगा कि इट वुड बी लाइक अ स्टोरी, वट एवर वी आर थिंकिंग. कुछ भी हम अगर सोच रहे हैं तो यानी इट हैज़ इन्फ्लुएंस, इसने हमारे दिमाग को रीवायर इस तरह से कर दिया है कि आई मीन अनकॉन्शियसली वी हैव बीन लिविंग विद दिस मैकेनिज्म ऑफ स्टोरी टेलिंग डैट इसने जो हमारे सोचने का तरीक़ाकार जो है ना उसको रीवायर कर दिया है, राइट? सो आई मीन
इट्स रियली इंटरेस्टिंग कि हम इसको डिनाई नहीं कर सकते कि जो, या इसको ये नहीं कह सकते कि स्टोरी टेलिंग एक आर्ट फॉर्म है, राइट. इट हैज़ बीन प्रूव्ड साइंटिफिकली कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी इंसान हैं, इवन दैन के इट हैज़ बीन आई मीन रिसर्च अपॉन कि जब बच्चा पैदा होता है तो जेनेटिकली he or she is more inclined towards stories. Why? Because उसकी genetics में already वो it's there. तो बचपन में हम जो बच्चों को कहानियाँ सुनाते हैं, राइट, तो उसके पीछे यही होता है कि they can understand it because it's not a new thing, it's something unconscious that has developed with the passage of time. So yeah, an interesting thing is that storytelling या story जो form है, it's a storehouse, right? So अगर हम इसको देखें तो जो भी हमारे बिलीव्स होते हैं, हमारा नॉलेज होता है, वैल्यूज़ होती हैं, राइट, हमारी प्रैक्टिसेस होती हैं, राइट, वी स्टोर देम इन आवर माइंड्स थ्रू अ स्टोरी, राइट. जब भी हम कोई कहानी सुनाते हैं तो ये सारी चीज़ें हमारी उन स्टोरीज़ में जो हैं यू विल फाइंड के ये वाली सारी बिलीव्स भी आ जाएंगे, बिलीफ सिस्टम उसमें आ जाएंगे, हमारी वैल्यूज़ उसमें आ जाएंगी. तो हमारा दिमाग जो है वो इन सारी चीज़ों को स्टोर कर रहा होता है. डेट्स वाई इट माइट बी, इसी वजह से स्टोरी और स्टोर हाउस जो है वो दे आर क्लोज. इट कुड बी द पॉसिबिलिटी कि इसी वजह से उसको हम स्टोरी का नाम जो दे दिया. अच्छा, एक इंटरेस्टिंग फाइंडिंग थी कि स्टोरी जो है वो आपकी एनालिटिकल और लॉजिकल स्किल्स को डेवलप करती है. ये कैसे करती है? एनी वाइल्ड गेस? A leads to B, B leads to C. Yeah, exactly. So you see that it's not something, और एक और इंटरेस्टिंग बात थी, द पीपल हु आर इनटू स्टोरीज उनका मैथ्स बहुत अच्छा होता है. मतलब उनकी मैथमेटिकल स्किल्स जो हैं वो ज़्यादा बेहतर होती हैं. इसके पीछे क्या रीज़न हो सकती है? बेटर recognition, yes. Pattern recognition, yes. Basically, what you're saying is कि जो कहानी है वो एक तरीके जब से इंसान है तब से कहानी है. Yeah. दूसरी बात हुई कि इंसान की दुनिया को देखने क्या और कॉम्प्रिहेंड करने का और समझने का तरीका ही कहानी है. Yes. Yeah. चीज उठाने का, अब्सॉर्ब करने का मेथड ही कहानी है. So then everything is just a story. So whether it's what you're visually looking at, उसको आप break down कर रहे हो as a pattern या जैसे आपने कहा sequence, या आप सुन रहे हो उसको आप break down कर रहे हो, information आपकी तरफ आ रही है उसको आप break down कर रहे हो. तो मंतक तो एक है सर. Yeah. I think वो मंतक बात आ रही है, logic probably I think. Yeah. Logical thinking, yes. Actually, because हम जब कहानी सुना रहे होते हैं या सुन रहे होते हैं हमें तब आइडिया नहीं होता, लेकिन जब हम उस पर गौर करते हैं तो तब हमें बाद में आइडिया होता है कि प्रॉपर एक सीक्वेंस के साथ कहानी जो है वो चल रही होती है, राइट. वो भले ही कितनी लंबी क्यों ना हो, भले उसमें बहुत सारी रुकावटें भी आ जाएं, बट स्टिल जो है वो एक पैटर्न जो है वो उसका लॉजिकल ही रहता है. तो इसी वजह से वी ऑल्सो कैन कनेक्ट विद दैट स्टोरी बिकॉज ड्यू टू द लॉजिकल सीक्वेंसिंग की वजह से. यस, आपने थोड़ा ऊंचा उनकी उनकी क्योंकि मैथमेटिक्स
हम अलजेब्रा करते हैं, कैलकुलस करते हैं, ज्योमेट्री करते हैं, मतलब ये सारा वो विजुअलाइजेशन ही है। जब हम अलजेब्रा करते हैं ए स्क्वायर मतलब ये विजुअलाइजेशन सारा वो मेंटल आइडिया मतलब एक ख्याली दुनिया है। या एग्जैक्टली यस जी आप सर इसमें वो सीक्वेंस वाली बात बहुत ज़्यादा लॉजिकल लगती है, क्योंकि कहानी में भी अगर तसलसल ना हो और कोई स्टेप या कोई इवेंट मिसिंग हो तो फिर वहाँ बात नहीं बनती है। और मैथमेटिक में एग्जैक्टली ऐसे ही होता है, अगर कि कोई जहाँ आपने यू स्टेप बीच में गायब हो मिस तो कर दिया तो आप आगे वो वहाँ पे शक पड़ जाता है कि यहाँ एक लाइन गायब है। हाँ एक या sequence गायब है। या एग्जैक्टली यस तसलसली वाक़यात और द सीक्वेंस। यस एग्जैक्टली चलिए फिलॉसफी पर भी मैंने ख्याल में होता है। सॉरी फिलॉसफी पर सर जो लोग मैथमेटिक्स में स्ट्रांग है सर वो फिलॉसफी में भी स्ट्रांग है। यस बिल्कुल, क्योंकि लॉजिक जब आ जाएगा तो फिर फ़लसफ़े की बात तो एंड एनालिटिकल स्किल्स की जो अभी हम बात कर रहे हैं उसमें आ ही जाएगा। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो है वो एक राइटर हैं, विल स्टोर उनका नाम है, उनकी एक किताब है जिसको मैंने कंसल्ट किया है, साइंस ऑफ स्टोरी टेलिंग के नाम से। सो ही सेज के व्हेन ही वाज इंटरव्यूइंग पीपल फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स, तो व्हाट बहुत सारी सिमिलरिटी जो हैं वो उसको जो एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हैं, ठीक है, और जो स्टोरी थीरिस्ट हैं उनके सोचने के अमल में उनको बहुत सारी पैटर्न्स जो हैं वो सेम लगे, राइट। सो आई मीन इट्स एन अनदर एविडेंस कि जो है वो किस तरह आप साइंस का आर्ट के साथ जो है वो तालमेल है या उसका संबंध जो है वो कैसे अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है डेट इज़, अच्छा जब आपको मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको अभी एक मिसाल देता हूँ कि मैं जंगल में जा रहा था तो जंगल में मुझे सामने एक बिल्ली नज़र आई और बिल्ली जो है वो चूहे के पीछे भाग रही थी। अच्छा, एक तो ये वर्जन हो गया, अब दूसरा वर्जन। एक दफ़ा का जिक्र है कि मैं जंगल में से गुजर रहा था और जंगल बहुत हरा भरा, बहुत बड़े बड़े सब्ज रंग के पेड़ और तरह तरह के रंगों के फूल उगे हुए थे, और वहाँ पे मैंने एकदम से देखा कि एक सुनहरी रंग की खूंखार बड़े बड़े पंजों वाली बिल्ली, जो कि एक भूरे रंग के छोटे से प्यारे से चूहे के पीछे यूं भाग रही होती है। सो व्हाट वाज बेटर? या याद रखने में कौन सा तरीका ज्यादा बेहतर है? क्यों बेहतर है? कैप्टिवेटिंग इमोशंस, visualization, descriptive, sounds, yes, expressions, very nice, thank you. Sorry? बिल्ली चूहे additional information, yes. Yeah, exactly. Visualization, right? Okay. So science also proves कि हमारा इंसानी दिमाग जो है जब तक एक रूटीन की चीज़ चल रही होगी वो उसको अट्रैक्ट नहीं करेगा, राइट? जैसे ही आप कोई चेंज लेके आएंगे ना, ठीक है, सो यू आर गोइंग टू बी हुक्ड, राइट, ऑल ऑफ यू। सो यू सी दैट चेंज किस तरह हमें लर्निंग के अमल में किस तरह हमें हेल्प करता है, राइट? के
I just changed my way of telling. I played with my voice, I played with my expressions. I just changed the whole, it was the same thing, right? It was the same story, but I added flavor into it, right? And that is something you might remember, right? So change is something that human mind is always inclined towards, right? It's so the other thing that comes after this, that is curiosity. तो अच्छा, अभी यहाँ पे कहानी मैंने ख़त्म कर दी कि चूहे के पीछे भाग रही थी, तो अब आप के जहन में क्या आ रहा है आगे? What happened next? इसके बाद क्या हुआ? Yes, yeah, exactly, right? So it's a simple story I just created, right? So curiosity is the other thing जो कि human mind is inclined towards, right? And stories do that, right? Stories hook you in a way and they leave you with multiple questions, right? बहुत सारी curiosities आपकी जन्म लेती हैं और उनकी वजह से बहुत सारे questions जो हैं वो निकलते हैं, questions जन्म लेते हैं और वो questions जो हैं वो they actually spark your imagination, right? एक मिसाल मैं देता हूँ कि हम जिस तरह की स्टोरी टेलिंग करते हैं ना, उसमें हम प्रॉप्स यूज़ नहीं करते, राइट? हम प्रॉप्स क्यों नहीं यूज़ करते? आप मुझे बता सकते हैं, कोई बता सकता है कि क्या रीज़न हो सकती है? या एक्सीलेंट, बिल्कुल ऐसे ही है कि क्योंकि वो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ और मैं आपके सामने ले आता हूँ एक प्रॉप ले आता हूँ फलाने रंग का, ठीक है? अब आप सबकी अपनी अपनी इमेजिनेशन है, राइट? तो आपकी इमेजिनेशन में वो वाला प्रॉप जो है या वो वाला जो ऑब्जेक्ट है जो कहानी में मैं यूज़ कर रहा हूँ, वो शायद आपका मेरा दिल करे मैं पिंक रंग का उसको सोचूं, राइट? या मेरा दिल करे तो मैं उसको पर्पल कलर का सोचूं। तो अगर मैंने आपको दिखा दिया कि दैट्स अ ब्लैक कलर थिंग, so that I mean you are not going to actually, yes, your imagination has been stopped there, right? So that is one reason. पहले भी ऐसे ही होता था कि जो पुराने वक्तों में कहानियाँ सुनाने वाले लोग थे वो भी यही करते थे कि वो सिर्फ हरफों के साथ या जो अल्फाज के साथ वो पूरा का पूरा बयान कर देते थे, ठीक है? मुझे इससे एक चीज़ याद आ गई, मीर बाकिर जो थे वो आखिरी दास्तान गो थे यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट में। अच्छा, तो मीर बाकिर को किसी काम से ना जाना पड़ गया किसी दूसरे शहर में, तो उनका चेला था, उन्होंने उस चेले को कहा कि बारात जो है ना वो दुल्हन की दहलीज पे आ गई है, राइट? तो अब आप यकीन करेंगे कि 22 दिन के बाद जब मीर बाकिर वापस आए तो बारात दुल्हन की दहलीज पे थी, लेकिन उसके दरमियान में जो 22 दिन थे उनके जो चेला था उसने 22 दिन बहुत सारी स्टोरीज़ वहीं पे सुनाई, राइट? और ये भी कहा जाता है कि वो ऐसा नहीं था कि वो पब्लिक को इंगेज नहीं कर सका, वो उसने पब्लिक को इंगेज किया, लेकिन आप देखें कि 22 दिन तक उसने कैसे अपनी इमेजिनेशन के साथ लोगों को जो है वो इंगेज रखा। एंड देन जब मीर बाकिर वापस आए तो फिर उन्होंने वहाँ से कहानी को लेके तो फिर आगे चले थे। यानी इमेजिनेशन को स्पार्क करने के लिए
कितना ज़रूरी है आई मीन स्टोरीज़ सुनना या पढ़ना? हाँ, या इसमें एक अहम चीज़ जो अभी जो हम चेंज की बात कर रहे थे उसमें फेरी टेल्स का बहुत अमल दखल है, राइट? फेरी टेल्स में फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अभी आपको कहूँ कि मैं उड़ के दिखाता हूँ आपको, तो आपकी अटेंशन एकदम से, आप एकदम एक्टिव हो जाएंगे, अच्छा ओ माय गॉड ही इज़ गोइंग टू डू समथिंग दैट इज़ नॉट पॉसिबल, बट यू सी दैट हाउ आई एंगेज्ड यू, राइट? तो फेरी टेल्स में भी ऐसे होता है कि वो इम्पॉसिबल चीज़ें जो हैं वो कहानी में हम लेके आते हैं, या कहानी में कहानीकार या जो भी वो लेके आते हैं, वो इसलिए किस लिए लेके आते हैं ताकि वो जो नई एलिमेंट है उस कहानी में that is going to hook the audience, right? That is going to engage the audience. और फिर that is something for example मैंने अभी को आपको कहा कि मैं उड़ के दिखाता हूँ, तो आप एकदम एक्टिव या अटेंटिव हो जाएंगे, अच्छा, राइट? सो that is also some kind of a change, right? उसकी तरफ जो है वो आपका दिमाग जो ना एकदम उसकी तरफ एकदम ऐसे आ गया कि अच्छा ये कुछ इस तरह का होने लगा। तो इस वजह से भी जो स्टोरीज़ हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं कि उसमें हम बहुत सारी नई चीज़ें लेके आते हैं। जब हम इवन देन क्या, फॉर एग्ज़ाम्पल आप बहुत सारे लोग अपने बच्चों को कहानियाँ सुनाते होंगे, समटाइम्स ऐसे होता है कि आपको पता नहीं होता कि प्लॉट आगे से कहाँ जाएगा, लेकिन जब आप कहानी सुना रहे होते हैं तो वहाँ पे समथिंग हैपन्स देयर, राइट? और फिर आपको खुद ब खुद वे आउट मिलता जाता है, राइट? सो वो क्यों होता है? वो चेंज की वजह से ही होता है, क्योंकि हम उस वक्त सोच भी रहे होते हैं कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली, सो दैट्स वाई वो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो साथ साथ चलती रहती हैं। अच्छा, हम जो एक और जो अहम चीज़ है वो ये है कि हम जो एक्सपीरियंस भी करते हैं ना वो भी स्टोरी फॉर्म में ही है, राइट? वो हम इस तरह जब उसको जो एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं और उसके बारे में बाद में जब सोचते हैं तो वो हमें ऐसे लगता है कि वो एक कहानी की ही शक्ल है। And another interesting thing is कि it's I mean universal psychology है। Story is a universal psychology। जैसे कि हमारे एक्सपीरियंसेस डिफरेंट हो सकते हैं दुनिया के किसी और आप कह लें कि हिस्से में किसी का कोई और तरह का एक्सपीरियंस हो सकता है, लेकिन इट्स सम काइंड ऑफ अ यूनिवर्सल साइकोलॉजी के जो हम एक्सपीरियंस करते हैं वो एक तरह से वो स्टोरी की बुनत में ही हमें जो है वो हम सोचते हैं या उसको जो आई मीन परसीव भी उसको उसी तरह करते हैं। एंड अदर इंटरेस्टिंग थिंग इज के देयर इज समथिंग कॉल्ड थ्योरी ऑफ माइंड। थ्योरी ऑफ माइंड में ये क्या है कि जो हम सोच रहे होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल समटाइम्स हम इस तरह भी होता है कि हम मैं फॉर एग्ज़ाम्पल हम आज के बारे में कोई चीज़ सोच रहा हूँ, राइट? तो वो मुझे लगेगा कि वो बिल्कुल करेक्ट मैं सोच रहा हूँ। तो हम इसी तरह बाकी चीज़ों के बारे में भी जो सोचते हैं, हमें लगता है कि हमारा दिमाग जो है ना वो एक तरह की आप कह रहे हैं कि न्यूरल नेटवर्किंग इस तरह की करता है कि वो हमें लगता है कि हम एक सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। और फिर ये जो थ्योरी ऑफ माइंड है उसमें इस वजह से क्या होता है कि स्टोरीज़ में आपने देखा होगा फेरी टेल्स में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि फॉर एग्ज़ाम्पल दरख्त बात करता है, राइट? ट्री इज़ स्पीकिंग, और
हम ये देखते हैं कि कोई ऐसी चीज़ हो रही है जो वो हम बिल्कुल उसी तरह उसको सोच रहे होते हैं जैसे हमारा दिमाग जो है वो हमें लगता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक डॉल है, राइट? तो आपने कभी देखा है कि बच्चे उसको किस तरह उसका नाम रख लेते हैं, फिर उसकी बातें करते हैं, राइट? असल में वो उनकी अपनी इमेजिनेशन होती है या उनकी वो न्यूरल नेटवर्किंग होती है कि जिसके ज़रिए वो ये सारा बना रहे होते हैं। वो सारा उनको लगता है कि जो मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ वो बिल्कुल एक सही डायरेक्शन की तरफ जा रहा है। ये साहब सर जो बात कर रहे थे सर की चीज़ें बात कर रहे हैं सर, जो अल्केमिस्ट नावल है सर उसके जो उसका जो स्ट्रॉन्ग वो ये है कि जिस तरह उन्होंने प्लॉट क्रिएट किया है पोलो को, इन्होंने कि सन के साथ वो बात कर रहा होता है, वाइन के साथ बात कर रहा होता है, सेंट के साथ, सर ये सारी स्टोरियाँ ही इंसान को अट्रैक्ट कर देती हैं। तो ऐसे ही नावल्स की वजह से तो वो हमें क्यों अट्रैक्ट करती हैं? सर मतलब ये कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ है ना सर, मतलब इंसान हर वक्त ऐसी चीज़ों की तलाश में जो अनयूजुअल हो, जो अनयूजुअल हो। ठीक है। अच्छा, एंड अनदर थिंग दैट इज़ कॉल्ड एसोसिएटिव थिंकिंग। एसोसिएटिव थिंकिंग अभी जो हमने प्रैक्टिस की थी उसमें बहुत आप लोगों ने सोचा कि उसको विजुअलाइज किया कैरेक्टर को, राइट? फिर भेड़िए को विजुअलाइज किया, देन लेटर ऑन आपने वो सारी सराउंडिंग जो है वो विजुअलाइज किया। इवन दैन के आपने जो बताया कि आपने तो उसको एक्सपीरियंस किया हुआ है ना भेड़िए को इन रियल लाइफ, लेकिन जिन लोगों ने उसको रियल लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं किया हुआ फिर भी उनकी स्टोरेज में कोई ना कोई पिक्चर तो है भेड़िए की, कहीं ना कहीं उन्होंने उसको देखा है। तो स्टोरीज जो हैं वो आपको दे हेल्प यू टू मेक एसोसिएशंस, राइट? दे कैन बी इमोशनल एसोसिएशंस एज वेल, राइट? हम जब देखते हैं कि हमारा जब हम कोई फिल्म देख रहे होते हैं या कोई ड्रामा देख रहे होते हैं या हम कोई कहानी पढ़ रहे होते हैं तो हम एक ख़ास तरह का इमोशनली उस कैरेक्टर के साथ या उन कैरेक्टर्स के साथ अटैच हो जाते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि वो हमारे दिमाग ने एक एसोसिएशन उसके साथ जो है वो डेवलप कर ली जाती है। एक धर्मवीर भारती की एक किताब है सूरज का सातवां घोड़ा, हिंदी में है। सो उसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो कहानी, ये जो कहानी का मैजिक है ना उसके बारे में वो उसमें लिखता है कि वो ना किसी से कहानियाँ सुनने का उसको शौक़ था, वो किसी से कहानियाँ सुनने रोज़ जाता था। तो वो उसमें लिखता है कि एक दोपहर को इतनी तेज़ धूप और इतनी गर्मी थी, लेकिन मुझे क्या था कि आई वॉज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट पर्सन। मुझे वो जो चिलचिलाती धूप में मुझे जाना पड़ा, रास्ता तय करना पड़ा, लेकिन वो जो एक पावर थी स्टोरी की उसकी वजह से वो सारी कुल्फतें या सारी तकालीफ जो है वो बर्दाश्त करके तो फिर जो है वो वहाँ तक पहुँचे, क्योंकि इमोशनली एसोशिएट कर रहा था वो उस कैरेक्टर के साथ या उस कहानी के साथ, और उसको ये भी था कि अच्छा अब आगे क्या होगा। ठीक है जी। सर इस इकोनॉमिक ना को सबसे ज़्यादा खूबसूरती से नसीम हिजाज़ी ने इस्तेमाल किया है। तारीख़ एक बहुत खुश्क मज़मून है, जी जी, 2 सफ़े नहीं पढ़े जाते हैं, लेकिन उन्होंने इसमें जो स्टोरी और नावल का रंग बड़ा है डाला है, उसकी वजह से न सिर्फ वो पढ़ने के काबिल हो जाती हैं बल्कि उसके ऊपर ड्रामे बने हैं, आखिरी चट्टान वगैरह शाइन। तो मेरा अपना मैट्रिक के ज़माने का वो एक तस्वर है, तो हमने उनकी कहानियों को उस नसीम हिजाज़ी की उस स्टोरी टेलिंग के रंग की वजह से न सिर्फ तारीख को पढ़ा था, उसको चाटा था, और पूरी वो इस्लामिक हिस्ट्री जहन में इस तरह सब्त है कि अब जहाँ भी कोई जो क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स
तो बहुत ज़्यादा क्लियरली वाज़ हो जाता है। उसी के मुकाबले में जो हमारी इंटरमीडिएट में तारीख़ का मज़मून था वो ड्राई, यस या, सो वो यानी उसको स्टोरी टेलिंग के टूल में अगर कोई भी चीज़ है उसको कर दें तो आप, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको मिसाल देता हूँ कि आप जो है इवन दैन के स्टोरी टेलिंग के ज़रिए आप साइंस भी पढ़ा सकते हैं, मैथ्स भी पढ़ा सकते हैं। जैसे एक सादा सी मैं मिसाल देता हूँ कि ये जो न्यूटन का लॉ है, इसका ग्रेविटेशनल पुल का जो लॉ है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं अगर बच्चों को ये बताऊं कि भाई वो बैठा था बाग में, उसके सर पे आगे सेब लगा और उसको उसके जहन में ये आइडिया आया कि अच्छा ये नीचे कैसे गिरा, राइट। सो दिस इज़ वन वे, बट देर इज़ अनदर वे, इसको स्टोरी की फॉर्म में हम कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको ऐसे बना सकते हैं कि न्यूटन की अपनी बीवी के साथ ना लड़ाई हो गई, ठीक है, तो उसका झगड़ा हो गया, वो बड़ा गुस्से में था, तो वो एकदम उसने ऐसे दरवाज़ा बंद किया और वो बाहर आ जाता है, बाहर आता है, थोड़ा हवा में सांस लेता है और वो बैठा होता है एक बेंच के नीचे, एक हरा भरा दरख्त होता है, उसके नीचे नीले रंग का एक बेंच होता है, उसके नीचे वो बैठा होता है। तो क्या होता है कि एकदम से कोई चीज़ उसके सर में आगे लगती है और उसको एकदम से जो चक्कर आ जाता है, और उसके बाद वो सोचता है कि ये देखता है, वो नीचे देखता है वो क्या चीज़ थी, अच्छा ये एक सेब था। तो वो बाद में उसको सोचता है कि ये नीचे कैसे गिरा, वो कौन सी ऐसी ताकत है जिसकी वजह से ये सेब जो है वो नीचे गिरा। तो देखें, ये इसको कहानी की शक्ल में अगर कहानी के रूप में आप बच्चों को सुनाएंगे तो ये एक जो फैक्ट है या एक जो साइंटिफिक फैक्ट है वो उसको कहानी के रूप में आपने बच्चों को बता दिया और उनको समझ भी आ गई और उनके साथ भी रहेगी और वो कभी भूलेंगे भी नहीं। आपका सवाल? सर, इस कहानी में मसला है, बंदा गुस्से में सोच नहीं सकता क्योंकि न्यूटन गुस्से में था, तो ही कांट। नहीं, हम आई थिंक जनरलाइज नहीं कर सकते। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, मैं यस, लेकिन अब देखें कि हमने हमारा फोकस जो था वो उस फैक्ट पे था, ठीक है, बाकी सारी चीज़ें हमने ऐड की। जी, जैसे वाटर साइकिल हम बच्चों को पढ़ाते हैं, तो असल में तो वो एक पानी के कतरे की कहानी है जी, कि वो कैसे घूम के अपना फॉर्म चेंज करे। सो जैसे आप बात करें, किसी भी चीज़ को आप एक कहानी की शक्ल में पढ़ा सकते हैं। यस या एग्जैक्टली, कोई भी साइंटिफिक फैक्ट है या कोई भी मुश्किल तरीन चीज़ है वो, अच्छा एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं नोट कर रहा था कि चैट जीपीटी सभी यूज़ करते हैं तकरीबन। अच्छा, उसका एक अहम चीज़ जो है वो जिसकी वजह से मुझे लगता है कि वो कैप्चरिंग है, वो एक स्टोरी की शक्ल में बताता है आपको जवाब, राइट। वो सीधा फैक्चुअल फायरिंग नहीं आप पे करता, तो इस वजह से वो हमें, मुझे लगता है कि वो ज़्यादा बेहतर इसी वजह से है, हमें याद भी वो चीज़ें रह जाती हैं क्योंकि वो एक उसका जो बताने का तरीका है वो कहानी के रूप का है। आई डोंट नो कि ये उन्होंने कॉन्शियसली किया है, राइट, या ये जो है आई डोंट नो, बट यू सी डैट के वो हम किस तरह टेक्नोलॉजी जो है वो इस चीज़ को हमारी लर्निंग के लिए इस्तेमाल कर रही है। एक और इंटरेस्टिंग नावल है, उसमें बाल्जाक एंड लिटिल चाइनीज़ सेमेस्टर हैं, ये दाइसेची एक चीनी राइटर हैं, उनका नावल है। अच्छा, उसमें इंटरेस्टिंग ये है कि अब ये जो दर्जन है ना, उसका एक बूढ़ा बाप है, ठीक है। अब वो ये दो बॉयज़ हैं, वो उनके घर रहते हैं। अब ये जो इनकी जो उसकी बेटी है जो दर्जन जिसके अराउंड पूरा नावल घूमता है, अब क्या है कि ये जो दो बॉयज़
वहाँ पे जाते हैं, पहाड़ियों में प्लेस्ड है ये इसका सारा प्लॉट। तो उसमें क्या होता है कि अब उसका जो बाप होता है ना, उसको कहानी सुनने का बहुत शौक होता है, ठीक है। अब ये जो दोनों बॉयज़ होते हैं ना, ये उनको कहानी सुनाते हैं। तो समटाइम्स ये होता है कि सारी सारी रात वो कहानी सुनाते हैं और ये थक जाते हैं और समझते हैं कि वो बूढ़ा सो गया है, लेकिन वो कहता है आगे क्या हुआ है। सी मतलब उम्र का कोई भी मरहला हो, हमें कहानियाँ अभी भी आज भी जो है वो हमें रोक लेती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसके बाद में ले, अगर आप में से किस किस ने तमाशा देखा हुआ है जो गलियों में होते हैं, पता नहीं अब होते हैं यहाँ पे होते हैं या नहीं। यस यस, आप तो आपको वो आप उसकी तरफ क्यों चले जाते हैं? आप कुछ लेने जा रहे होते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, लेकिन रास्ते में आपको ऐसी चीज़ नज़र आती है कि आप उसकी तरफ क्यों चले जाते हैं? क्यों चले जाते हैं उसकी तरफ? यस एग्जैक्टली, जी बेटा। हाँ, इंटरेस्टिंग होता है, वेरी नाइस, थैंक यू। यस आप जी, ये थोड़ा सा टेंजेंट पे होगा, बट मैं जनरली सोच रहा था कि आपका जो दिमाग है, आप हमने न्यूरॉन्स की बात की कि उनकी नेटवर्किंग होती है। चैट जीपीटी में वो एक कैरेक्टर ड्रिवन एक कैरेक्टर है चैट जीपीटी, हाँ। उसके साथ एक एसोसिएटिव थिंकिंग होती है। आप जब रात को सोते हो, ठीक है, उसके अंदर जो आपकी स्टोरी कंटिन्यू होती है दिन की, कि आप या तो डे ड्रीम कर रहे होते हैं या आप रात को ख्वाब देख रहे होते हैं, उसके अंदर एक आपका दिमाग जो है वो आपके डे के इवेंट्स को इस तरह एक ऑर्डर करता है, या आपकी लाइफ से किस तरह से एक स्मैटरिंग, एक पूरा वो उसकी डायोरामा बनाता है, पूरी एक इमेज होती है। उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, नॉट ऑल ऑफ देम आर फैक्चुअली करेक्ट, बट आपको वो एक स्टोरी उसमें नज़र आती है, वो भी एक आप स्टोरी अपने आप को ख्वाब में बताते हो, और वो आप सबकॉन्शियसली कर रहे होते हो, वो आप उसमें सोच नहीं रहे होते जी। इस तरह से, लेकिन आपका वो जाहिर है आपकी बॉडी एक्ट कर रही होती है उस तरह से कि वो एक फिल्टर हो के आपकी ड्रीमिंग इमेजिनेशन, उसके अंदर वो एक चीज़ चली जाती है, स्टोरी आती है। या सो बहुत बहुत शुक्रिया हमाद। या जो हम ख्वाब भी देखते हैं वो भी स्टोरी फॉर्म में ही होते हैं, क्योंकि अनकॉन्शियसली हमारा दिमाग जो है वो स्टोरी बेस्ड थिंकिंग पे डेवलप हो गया, या वो इट हैज़ आई थिंक इवॉल्व इन अ सच वे कि वो स्टोरी बेस्ड थिंकिंग हमारी होगी। कि ये आई थिंक ये बड़ी अहम चीज़ है कि हम ख्वाब जो देखते हैं वो भी एक स्टोरी फॉर्म में ही क्यों हैं, वो जम्बल्ड अप क्यों नहीं होते, या उनका सर पैर हमेशा कोई ना कोई होता है। तो उसके पीछे रीज़न यही है कि जो हमारा इंसानी दिमाग है वो एक्चुअली इस पैटर्न पे ही अनकॉन्शियस भी जब होता है तब भी वो उसी पैटर्न पे ही चल रहा होता है। डेट्स वाई हमें ख्वाब भी जो आते हैं वो हम स्टोरीज़ की ही फॉर्म में देखते हैं। इसीलिए बिल्ली को हमेशा ख्वाब में छेछड़ी नजर आते हैं। बिल्ली मुझे लगता है फितरा की भी बात है, आपकी फितरा में है, क्रिएशन की फितरा में है, इट्स इन योर डिजाइन टू व्यू एवरीथिंग थ्रू दैट फॉर्मेट और एक्सपीरियंस एवरीथिंग थ्रू दैट फॉर्मेट। आप बात कर रहे थे कि वो वहाँ पे कठपुतली है, तो आप क्यों नहीं अपने रास्ते पे चल रहे, आप वहाँ पे क्यों जा रहे हैं? क्योंकि फिर मुझे लगता है इंसान की फितरा में है एक चाह गुम जाने की किसी और दुनिया में, किसी और कहानी में, किसी और बात में। लेकिन जो ज़ाहिर हम जब इस ज़िंदगी में होते हैं या इस दुनिया में हैं, तो हमें बार बार दिमाग की तरफ ज़्यादा इशारा होता है कि उसको सिखाओ, पढ़ाओ, एक लाइन पर, लेकिन हमारे अंदर जो चाह है वो उसी की है, वो गुम जाने की, चीज़ों को समझने की थ्रू दैट लेंस। या एग्जैक्टली, थैंक यू। अब यहाँ तक कोई सवाल है आपके जहन में, या हम बाद में ले लें क्वेश्चंस? अभी तक कोई सवाल? जी। स्टोरीज को कितने कैटेगरी में रखते हैं, लाइक टोल्ड स्टोरीज, अनटोल्ड स्टोरीज, और जो एकदम से डिसअपीयर हो जाते हैं सो नहीं सुन नहीं सका, सॉरी थोड़ा। स्टोरीज को ना कितने कैटेगरीज में रखते हैं, लाइक अनटोल्ड स्टोरीज, टोल्ड स्टोरीज, और जो जो डिसअपीयर नहीं होते हैं और जो एकदम से डिसअपीयर हो जाते हैं, लाइक आपकी
चूहे बिल्ली वाली कहानी वो तो मैं एकदम से भूल जाऊंगा, लेकिन वुल्फ और बॉय की स्टोरी में नहीं भूलूंगा कभी। वो आप इसलिए नहीं भूलेंगे क्योंकि आपने वो बहुत टाइम दफ़ा सुनी होगी या बहुत सारे लोगों से सुनी होगी। तो अगर कहानी का एक अहम जो हमारे, क्योंकि हमारी रवायत औरल लिटरेचर है, अगर हम यहाँ की बात करते हैं तो वो हमें बहुत सारी यहाँ लोग आप देखेंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारी मेमोरी ख़राब क्यों होती जा रही है, क्योंकि हम अब उस जो ओरल लिटरेरी ट्रेडिशन थी उससे अब हटते जा रहे हैं, राइट। वो एक टेक्नोलॉजिकल डिमेंशिया की तरफ हम जा रहे हैं क्योंकि वी हैव स्टार्टेड डिपेंडिंग अपॉन द गैजेट्स, राइट। तो अगर एक चीज़ को आप बार बार सुनेंगे तो वो आपको हमेशा याद रहेगी। और या एग्जैक्टली बिल्कुल वो एसोसिएटिव थिंकिंग अगर आपकी डेवलप हो गई है तो वो आपको याद रहेगी। एक जो चीज़ मुझे हमेशा फैसिनेट की है वो ये है कि जब आप छोटे होते हो, आपका घर या आप नानी के घर गए हो और वो आपको वो अपनी पूरी कायनात का एक जो है ना वो सारा का सारा जामन वही लगता है कि वो वहाँ पे सब कुछ है, सब सारी चीज़ें बड़ी लगती हैं। क्या ये एक कॉन्सिक्वेंस है आपकी इमेजिनेशन का कि जब आप बच्चे होते हो ज़ाहिर आपकी इमेजिनेशन एक रन्स वाइल्ड, उसको इनकरेज भी किया जाता है। आप स्टोरीज आप मतलब एक प्लॉट में एक छोटे से वो क्यारी के अंदर आप कोई एक पौधे को भी टेंट कर रहे हो तो आपको उसके अंदर जो है वो नज़र आती हैं कि डिफरेंट चींटियाँ हैं, उनकी कॉलोनी है वो। उसके बाद जब आप बड़े होते हो जैसे जैसे आपको वही चीज़ें जो हैं वो ऑप्रेसिव लगने लग जाती हैं, दीवारें बढ़ना शुरू हो जाती हैं। क्या ये आपके दिमाग के अंदर एक आपने क्योंकि फैक्चुअल स्टोर बना लिया, आपने इमेजिनेशन को साइड पे रख दिया, उसका एक नतीजा है? या फिर ये इस तरह है कि आपने एक कॉन्क्रीट कर दिया अपनी जो है ना वो एक नॉलेज बेस्ड और फैक्चुअल बेस्ड लर्निंग जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी उस तरह से नहीं है, इमेजिनेशन जिस तरह आपको प्रोवाइड करती है, तो उसकी वजह से वो एक कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर आपके जहन में डिज़ाइन हो जाते हैं और इसलिए सब कुछ आपको ऑब्ट्रूसिव, ऑप्रेसिव इस तरह से लगने लग जाता है। मुझे ये हमेशा फैसिनेट किया है जिस तरह हम जब छोटे होते हैं तो सब कुछ बहुत बड़ा लगता है और वापस जाके रिकलेक्ट करते हैं तो वो स्पेशली हो गया, वैसे इमोशनली भी होगा, वो चीज़ें आपको थोड़ी सी स्किल्ड लगती या उसके पीछे मैं पहले इनको आई थिंक हमारी इमोशनल वैल्यू कम हो जाती है। वन ऑफ द रीजंस हमारी इमोशनल वैल्यू उन चीज़ों के साथ, और फिर आई थिंक हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है ना वो इट्स नॉट डिज़ाइंड कि जो इमेजिनेशन को प्रवोक करे, राइट। इट इज़ समथिंग दैट के हमें जो है वो फैक्ट्स पे जोर देना है, राइट। और हमें ये सारी जो चीज़ें हैं उन पे आई मीन दे आर वर्थलेस। अब देखें फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहूँ अपने पेरेंट्स को कि मैंने लिटरेचर पढ़ना है तो वो मुझे कहेंगे कंप्यूटर साइंस क्यों नहीं पढ़े तुम, राइट। तो वो उनको लगता है कि क्योंकि एक ट्रेंड उस तरह का कि कंप्यूटर साइंस जो है वो डेट इज़ गोइंग टू पे इन द लॉन्ग रन, तो लिटरेचर उतनी वैल्यू नहीं रखता। तो इसमें एजुकेशन सिस्टम की वजह से भी है, और फिर मुझे लगता है कि सोशल प्रेशर भी है वन ऑफ द रीजंस। एक सोशल प्रेशर भी हो जाता है, और एंड एक चीज़ जो मुझे लगता है कि हम बहुत ज़्यादा डिस्करेज करते हैं, हम अपने बच्चों को बच्चे नहीं रहने देते, हम उनको उनके वक्त से पहले बड़ा बना देते हैं। तो वो क्यों बनाते हैं हम बड़ा? क्योंकि मुझे लगता है कि ये तो बहुत नाइंसाफ़ी है उन बच्चों के साथ कि हमने उनसे उनका बचपन छीन लिया। हम उनको अगर वो शरारतें करते हैं तो हम उनको टोकते हैं, हमें बुरा लगता है वो सब चीज़ें, तो हम उनसे उनका बचपन छीन रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बचपन एक ऐसी चीज़ है जो उम्र का कोई भी मरहला आ जाए उसको रहना चाहिए, राइट। इट शुड बी देयर, इट डज़ नॉट मैटर कि जो है वो मैं ये जो अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सोचूं कि मैं ये करूँगा तो बाकी सब क्या सोचेंगे,
यहाँ ये वाला प्रेशर भी आ जाता है ना कि अब वो कहेंगे बच्चे हो तुम, क्या तुम अभी बड़े नहीं हुए, तो ये भी एक रीज़न है आई थिंक। सर मैं इस पॉइंट को आपकी ये वो बात की शुरू में एक चीज़ आपने बयान की कि किस तरह क्वेश्चन मार्क स्टोरी किस तरह क्वेश्चन मार्क को स्पार्क करती है। बच्चा इसलिए चीज़ों को बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंगली लेता है कि चूँकि वो खाली और जहन होता है, उसमें हर चीज़ उसके लिए एक नई मालूमात होती हैं, क्यों है, कैसे है, क्यों है, कैसे है। अगर ये क्यों है और कैसे है इस क्वेश्चन मार्क को आखिर तक बरकरार रखा जाए तो इल्म की नपियास। यहाँ हमारे पास आपने एक और चीज़ का जिक्र किया कि द फ्लड ऑफ इंफॉर्मेशन इतना ज़्यादा है कि क्वेश्चन मार्क को क्रश कर दिया जाता है। जब तक क्वेश्चन मार्क ज़हन में बरकरार है, यानी इल्म का एक पहलू कॉग्निशन, आपको एक इरफान या मालूमात मिल जाती हैं, और इसका एक पहलू हैरत है जिसके लिए अनफॉर्चुनेटली मुझे मुनासिब इंग्लिश लफ्ज़ नहीं मिल रहा है। तो जब नहीं, वंडर और हैरत में फ़र्क है। जब तक हैरत बरकरार होती है तब तक सब चीज़ें खूबसूरत नज़र आती हैं, इवन एट द एज ऑफ 60 एंड 70। और मेरा ये अमलन तजुर्बा है हमारे यहाँ निज़ाम तालीम का। आपकी स्टोरी टेलिंग को मैं निज़ाम तालीम से कनेक्ट करूँगा कि यहाँ चूँकि सारा डिग्री बेस्ड और जॉब बेस्ड तस्वुर है। जी मैंने कई PhD से पूछा कि आगे क्या करने का इरादा है, जी बस चूँकि जॉब मिल गई आगे कुछ करने का इरादा नहीं है, जबकि इल्म की कोई इंतहा नहीं है। तो अगर हम इस क्वेश्चन मार्क को ज़हन में बरकरार रख सकें तो न फैसिनेशन ख़त्म होगी, न स्टोरी टेलिंग ख़त्म होगी, और न इल्म की तरक्की ख़त्म होगी। ये जो हैरत को हम रोक देते हैं और कॉग्निशन पे इक्तिफा कर लेते हैं, मेरे ख्याल में इसकी शायद साथी के सवाल में यही नुक्ता था कि बड़ी उम्र में चीज़ें फैसिनेट नहीं करती हैं क्योंकि हमारे हैरत को लगाम लग जाता है बिकॉज ऑफ सो मैनी सोशियो इकोनॉमिक रीजंस। उसके पीछे बहुत सारे एक चीज़ जो मैंने आई रेड स्टडी कि एक 3 से 5 साल के अरसे में एक बच्चा जो है वो ऑलमोस्ट 80,000 वाई क्वेश्चंस पूछता है। 80,000 वाई क्वेश्चन 3 to 5 years। बट जैसे जैसे वो स्कूल की तरफ जाता है ना तो ये नीचे आना शुरू हो जाता है, राइट। सो यू सी दैट हाउ स्कूलिंग इज किलिंग द सेंस ऑफ वंडर। तो वो उसके पीछे एक रीज़न ये भी है, मुझे लगता है कि वी डोंट लाइक टू बी क्वेश्चनड एक्चुअली। सर क्योंकि अगर सिस्टम में गुंजाइश नहीं है वाई की बर्दाश्त की ना, तो स्कूल में आप वो लोग तैयार कर रहे हैं जो आगे जाके सिस्टम में कन्फॉर्म करेंगे और उसको उसके हदों के अंदर चलेंगे। तो अगर उसमें आपके पास ऐसे लोग आने शुरू हो जाएं जो क्यों और कैसे और कब सवाल करने शुरू हो गए, तो वो तो फिर मसला है। तो वो तो एजुकेशन सिस्टम बाय डिज़ाइन हैज़ टू क्रिएट कन्फॉर्मिस्ट्स। It does not want people to have that level of curiosity or inquisitiveness or independent thinking or storytelling. तो वो अगर मैं आपको बता रही हूँ कि ये डब्बा है और ये इसके ये साइड्स हैं और ये रंग है, तो आप मान लें, इसको फैक्ट एक्सेप्ट कर लें, इसको रिप्रोड्यूस करें, उससे आगे आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। या एग्जैक्टली जी। With regards to, of course, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, आई थिंक सब एजुकेशन सिस्टम्स तो ऐसे डिज़ाइन नहीं होते जो कि इंसान को कंफर्म करवाएं। जो मेन पर्पस ऑफ एजुकेशन अगर हम देखें ना मॉडर्न इकोनॉमी, तो वो होता है essentially for the labor market, right? We are not getting educated for the sake of an education. It is so that we can effectively and efficiently participate in the labor market. जैसा आपने PhDs की बात बताई। Now, जब बात आ जाती है critical thinking की, is that something that the labor market values? And वो आप उस चीज़ की बात कर रही हैं, are we producing people who can question, for example, what is being taught in universities, what is, जो common practices in the workplace, या are we producing people who can just reproduce what they've been taught? जैसा आपने कहा कि 4 डब्बे, उन्होंने जाके आगे 4 डब्बे, but understanding the nuances of वो 4 डब्बे क्यों हैं, right?
अगर if we just look at numbers, अभी एक मेरी चीज़ जहन में चीज़ आ रही थी, why do we write numbers the way we do? It comes from angles. जब हम 2 लिखते हैं, it is actually supposed to be 2 because it shows 2 angles going. जब हम 3 लिखते हैं, it shows 3 angles. Everything has a reason behind it. We need to encourage people to explore those reasons. With regards to एक जो point था, why is it that we are drawn to stories? I think उसमें one of the reasons could be कि we are of course corporeal beings. हम लोग का एक sense of beginning होता है, एक sense of end होता है, and time flows in one direction, right? We like associating things कि what happened पहले, what happened बाद में. For a being which does not see time as a linear function, they might not be drawn to stories. They might have a very different way of thinking of things. Just a comment. Over. Yeah, thank you. So अभी I think we have 5 minutes, so उसमें थोड़ा सा हम framework को भी cover कर लेते हैं. So इसमें जो जैसे हमने बहुत सारी चीज़ें तो ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं, बट देर इज़ समथिंग कॉज एंड इफेक्ट जो है वो स्टोरी टेलिंग में है, राइट? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ कि एक पौधना था, तो उसकी पौधनी थी और उसको ना बादशाह चुरा के ले जाता है, ठीक है? अब पौधना वापस आता है तो पूछता है कि पौधनी कहाँ है, तो वो कहते हैं कि भाई उसको ना बादशाह चुरा के ले गया. अब सो देर इज़ अ कॉज, राइट? कि अब पौधनी चुरा ली है, अब इफेक्ट क्या होगा इफेक्ट? हाँ, यस, या एग्जैक्टली. पौधना जो है वो बादशाह के महल में जाएगा पौधनी को छुड़ाने के लिए. उसमें बहुत सारी उसको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, राइट? सो कॉन्फ्लिक्ट इज़ अनदर थिंग. स्टोरी में जो है वो कॉन्फ्लिक्ट हमेशा एक ट्विस्ट जो है वो लेके आती है. अगर कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा तो हम वी कैन नॉट बी इंगेज्ड इन अ वे कि अगर वो फॉर एग्ज़ाम्पल वो जाता है और बादशाह कहता है लो पकड़ो अपनी पौधनी और चले जाओ. तो कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं है, तो उसमें स्ट्रगल जो है वो स्ट्रगल का एलिमेंट. एंड देन ऑर्डर एक है जो हम देखते हैं कि कोई भी कहानी अगर सुनते हैं उसमें सीक्वेंसिंग है, फिर इट ऑलवेज लीव्स यू विद क्वेश्चंस, राइट? बहुत सारे आपके जहन में क्वेश्चन आता है कि अच्छा ये ऐसे क्यों है, वहाँ पे उसने ऐसे क्यों किया, वहाँ पे, राइट? फिर कॉज एंड इफेक्ट है, फिर रेलेवेंस, यू मेक कनेक्शंस, राइट? द स्टोरी ऑलरेडी हैज़ आई मीन सच मैकेनिज़्म कि उसमें बहुत सारे चीज़ों के, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ ड्रॉ करता हूँ, बहुत अच्छा लिखा हुआ है लेकिन मुझे से ओके. तो अगर मैं आपको कहूँ कि ये तीनों चीज़ें क्या हैं, इसको आप कैसे देख रहे हैं? ओके, ठीक है. इनका कोई कनेक्शन आपको, डू यू थिंक देर इज सम कनेक्शन? लकीरें, यस. प्ले स्टेशन का रिमोट है, वाओ. एक सूरज है, एक घर है और एक पहाड़ है. इंटरेस्टिंग. सो यू सी दैट हाउ इट वेरीज. हर किसी को डिफरेंट वो जो है वो दिख रहा है. बट द थिंग बिहाइंड इज कि हमारा इंसानी दिमाग जो है ना वो इट ऑलवेज ट्राइज टू फाइंड मीनिंग्स. इट ऑलवेज ट्राइज टू फाइंड कनेक्शन बिटवीन. तो हम कुछ भी ऑड थिंग भी देखेंगे, कोई सूडो चीज़ भी देखेंगे, तो फिर भी हम जो है वी विल ट्राई टू ड्रॉ कनेक्शन. वाई? क्योंकि वो जो ऑर्डर, सेंस ऑफ ऑर्डर हमें स्टोरी टेलिंग देता है, राइट? देयर इज़ अ बिगनिंग, देयर इज़ अ मिडल एंड देयर इज़ एन एंड, राइट? तो वो उसकी वजह से जो है वो हम हर चीज़ में हमें लगता है कि देयर इज़ एन ऑर्डर. एक और
कॉम्प्रीहेंशन, अच्छा स्टोरीज़ में दो बहुत अहम चीज़ें होती हैं जो कि एक मेटाफर्स और सिमिलीज, राइट? तो वो हम कभी भी, अगर मैं सीधा आपको बता दूं कि जो फॉर एग्ज़ाम्पल पौधने को चुरा लिया उसने, पौधनी को चुरा लिया और वो चला गया, अगर मैं सीधा आपको बता दूं कि भाई ये जुल्म किया उसने, तो फिर देयर इज़ नो पॉइंट, राइट? फिर इस तरह होगा कि वो वाला जो मेटाफर है ना, मेटाफर के कोई किसी को चुरा ले, राइट? वो मेटाफर का मीनिंग अगर मैं सीधा आपको बता दूंगा तो वो फिर एक जो क्यूरियोसिटी भी ख़त्म हो जाएगी, राइट? या फिर आप खुद जो है वो उसकी तरफ नहीं जाएंगे, राइट? जो लिसनर है। ओके, एक दो इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ फिर वो ये है कि किसी की दादी ने ये कहा था कि यू कैन नॉट हेट अ पर्सन to whom you have listened to their stories. I mean, so why? Because we have developed some kind of an emotional or association or connection. तो आइंस्टाइन के कोट पे ख़त्म करते हैं. He says, if you want your children to be intelligent, read them fairy tales. If you want your children to be more intelligent, read them more fairy tales. That's, thank you. Yeah, so अभी अगर कोई क्वेश्चन है तो yes. क्लोजिंग की कोई जल्दी नहीं है, यू कैन कंटिन्यू एज लॉन्ग. हाँ, अच्छा, ठीक है. Great talk. I Thank really enjoyed it. Thank. So I was just wondering, it's nothing to do with the science behind anything or your cognition or anything. Acha, okay. Sorry, I have a question. Great talk. Thank Not about the science behind it or what you're imagining or anything. I mean, maybe it has something to do with imagination. Have you wondered why the greatest stories in the world are tragedies? They're just depressing. Like the world's biggest playwright, William Shakespeare, Yeah. known for his tragedies. If you remember anything from your childhood, it's always a tragedy, right? And I mean, even the greatest stories told in this part of the world, like if you take Anarkali and Salim, or even if you take Caesar and Cleopatra, they're all just tragedies. So I was just curious why you think they're so destructive and remembered then. Yeah, thank you. It's a great question. So ये मेरा personal opinion है. I might be wrong. I personally feel कि जो for example, आप में से बहुत सारे लोगों ने फिल्म देखी होगी The Pursuit of Happiness, right? So you see that वो पूरी जो 1.5 घंटे की फिल्म है उसमें से 1 घंटा 15 मिनट जो है वो that is all the struggle, right? बट उसकी जो ज़िंदगी में बेहतरी आती है वो अपने बेटे के साथ रोड पे चल रहा होता है और उससे वो नॉक वो खेल रहे होते हैं. तो वो हैप्पीनेस का पार्ट सिर्फ वो 5-10 मिनट ही है, लेकिन वो 1 घंटा 15 मिनट वो स्ट्रगल ही है. तो आई पर्सनली थिंक कि जो ट्रेजिडी है उसके साथ हम इमोशनली ज़्यादा अटैच हो सकते हैं रादर दैन हैप्पीनेस जो है. इट कुड बी द रीज़न कि वैसे भी कहते हैं कि इंसान जो है वो गम की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड है, राइट? सो इट कुड बी द, आई थिंक इट्स माई पर्सनल थिंग, आई माइट बी रॉन्ग. तो जो आपने बात की वो शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज़ जो हैं वो ज़्यादा पॉपुलर हैं रादर दैन. तो उन्होंने तो 28 आई थिंक 30+ प्लेस लिखे हैं, लेकिन वो जो
4 ट्रेजेडीज़ हैं वो ज़्यादा पॉपुलर हैं, उसके पीछे ह्यूमन पेन का एलिमेंट है, राइट? सो आई थिंक पेन की तरफ हम ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं यहाँ. वो पेन ऑल्सो गिव्स सम काइंड ऑफ यू कैन से दैट या एग्जैक्टली. एंड फिर अभी यहाँ पे कोई कह रहा था कि गुस्से में तो इंसान सोच नहीं सकता. मुझे लगता है कि आपको एनर्जी चैनलाइज करने की ज़रूरत होती है. वो आप किसी भी इमोशनल कंडीशन में कर सकते हैं. Yes, आपका question. So I would like to comment on what the gentleman mentioned. Other than what everything else you already said already, there are two, because this is something I've thought about quite a lot. Why it is that we are so drawn to tragedies. I personally think it's tied to our cognition. It's tied to why we have a negativity bias generally in what we pay attention to, and it's tied to why, for example, अगर आप खबरें देखें तो खबरें ज़्यादातर नेगेटिव होती हैं, पॉजिटिव बहुत कम होती हैं, क्योंकि आपकी ऑडियंस पॉजिटिव खबर की तरफ जाती नहीं है. ओके, दिस इज़ बिकॉज आई थिंक दैट हमारा जो ये apparatus है that is drawn to these things, it's tied to our हमने danger basically avoid करना होता है, you know, at a very fundamental base level danger avoid करना होता है. तो आप danger या नेगेटिव चीज़ों को इसलिए हमारी अटेंशन ड्रॉ होती है बिकॉज आवर ब्रेन इज ट्राइंग टू टीच अस समथिंग कि पे अटेंशन टू दिस सो यू कैन लर्न फ्रॉम इट. सो आई थिंक कि ये कोर हमारी ड्राइव है जिसकी विच इज़ को ऑप्टेड देन बाय ट्रेजेडी एंड थिंग्स लाइक दैट. एंड द अदर पॉइंट ऑफ दिस दैट आई वुड लाइक टू मेंशन इज के आई थिंक मोर देन tragedy or negativity, we are sensitive, our hearts are sensitive to what I like to call a change in emotional momentum. Okay, because I think कि अगर आपकी लाइफ बुरी जा रही है लेकिन वो एक हद तक बुरी जा रही है ना, तो you get used to it, you know. अच्छी जा रही है एक हद तक अच्छी जा रही है, कोई भी स्टोरी भी अच्छी जा रही है. I don't think this is working anymore. Is it working? Hello? I think आप Interesting. The change. I don't know if this is working either. Yeah, it is working. Okay. The change in emotional momentum. कि मतलब, you know, we get used to a good life, we get used to a bad life, and in stories as well. If story के अंदर कुछ नहीं हो रहा, मतलब अच्छी जो अच्छी जा रही है, बुरी जो है बुरी जा रही है, we can't really pay attention to it. It's not memorable to us. In the pursuit of happiness, the example you mentioned, it's like a constant decline. You know, I mean, it's not just that his life is bad. It's just it keeps getting worse and worse and worse until he finally solves the problem, and it, like, there's a spike up. So this is something that I feel I noticed. We are sensitive to changes in emotional momentum more than anything else. Yeah, it's tied to our survival. I think it's tied to our survival instinct that we pay attention to these things. यहाँ जब भी हमें थ्रेट नज़र आएगा तो हम उसकी तरफ ध्यान देंगे ज़्यादा. Yeah, sure. Yeah, thank you so much for such a great session. I just had a few comments since we're talking about the science here. It reminds me of Richard Dawkins, The Selfish Gene, his book 1979. Where he talked about the idea of genes, genetic artifacts that reproduce themselves to help propagate the species, but at the same time he also places equal emphasis on memes, which are cultural artifacts that reproduce themselves to help propagate the species. And what he basically tries to say is that the stories that survive and the test of time over the long run, it's not an arbitrary fact that that's happening. It's because they're addressing some real concern or some sort of experience that societies are going through or human beings are going through at an individual level or at a collective level and so on. So I think the idea of memes here is very important as well. Just to respond to the point in the back here, one of the most famous stories is from Christian mythology, the idea of Christ on the cross in his final moments, bleeding to his death. He looks up at the sky and he says, my Lord, why have you forsaken me? Now, within the Christian mythological tradition, this is a very important moment because
within that tradition is the tripartite structure of God. It's the Father, the Son, and the Holy Ghost. So when Christ says, my Lord, why have you forsaken me?" For a brief moment, it's like even God himself has lost hope. God himself has become an atheist momentarily, right? I think the idea there is that it's trying to emphasize how deeply rooted pain and suffering is in the substructure of this experience of life itself. I had a question as well, and we'll end with that. What are your thoughts on how we can incorporate the storytelling tradition into the education system? What are the best ways to do that, in your opinion? And what do you think the challenges are in the contemporary age to doing that? Yeah, thank you. I think one of the challenges would be to convince the teachers. I personally think they always resist. वैसे भी इंसान जब भी कोई चेंज आता है तो उसे resist करते हैं, right? So training them for, being a storyteller rather than being staying in the comfort of a teacher, that would be, I think, one of the challenges. उनकी ट्रेनिंग करना, right? और फिर एंड अथॉरिटीज़ को जो एक्टर्स हैं एजुकेशन में उनको कन्विंस करना कि दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, राइट? सो दिस कुड बी अनदर चैलेंज. सो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि वी कैन हैव अ डायलॉग, या सो but I think if we buy it, so it is going to take a long run, I guess, agar education system mein. And the other thing is that teacher should also be passionate about it, about not storytelling, to work actually, to give something to the Ken Robinson, Sir Ken Robinson, he says कि ये जो teacher training is not a cost, it is an investment, right? तो the third thing I think कि वो training पे हमें emphasize करना होगा, right? और training एट द एंड मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें तभी सक्सेसफुल होंगी जब टीचर्स आर रेडी टू ऑन इट एंड टू प्रैक्टिस इट इन टू द क्लासरूम. Anything else? I have a question. So, मेरा सवाल ये है कि जिस ज़बान में कोई स्टोरी सुनाई जाती है, for instance, the medium, the language in which it's been told, what influence does it have? And what do you think, for instance, अगर हीर रांझा को हम अंग्रेज़ी में सुनाने की कोशिश करें और for instance हम होमर की ट्रेजेडी को लेकर उर्दू में सुनाने के लिए, what's the influence? Because हर language का ये तो पता है, for instance, if you look at language theory and so forth, every language has a universe, you know, and within that universe, if that story was originally constructed, there are certain meanings that can only be conveyed in that language. And linking that to what Abbas was saying about education, you know, integrating storytelling into education. For instance, if we are going to teach children Heer Ranjha, is it necessary to tell them in Punjabi or a local language, or can we also tell them in English or something like that? So this is like the link between storytelling and language and the medium of in which a story is told. I feel that's very important to understand, particularly if we want to fuse storytelling with education, learning outcomes, and so forth. Thank you. Great question. I think culture has a lot to do with this, right? For example, अगर हम पंजाब में अगर मैं हीर रांझा की कहानी सुना रहा हूँ, that's pointless कि मैं उनको उर्दू में सुनाऊँ, right? तो उसको पंजाबी में ही सुनाना पड़ेगा क्योंकि वो जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं वो उस कल्चर में ही बड़े हुए हैं, राइट? दे हैव
heard Punjabi, right? I think it's pointless कि हम कहें कि नहीं. अब बहुत सारे लोग हैं जो पंजाब से हैं, उनसे अगर हम पूछें कि आपकी ज़ुबान कौन सी है मादरी, तो वो कहते हैं उर्दू है. लेकिन अगर हम पूछें कि अच्छा तुम्हारे अम्मा अब्बा आपस में किस ज़ुबान में बात करते हैं, तो वो कहेंगे पंजाबी. लेकिन हमारे साथ वो उर्दू में बोलते हैं. लेकिन जब वो आपस में बात करते हैं, हम उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, भले बोल सकें या ना बोल सकें. तो मुझे लगता है कि वो जिस ज़ुबान में वो कहानी है, उसका ज़्यादा that would have more effect rather than कि हम उसको ट्रांसलेशन करके तो फिर जो है वो सुनाएं. तो अगर एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि जिस जगह पे आप हैं उसी ज़बान में एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए. मुझे ये लगता है कि ये ज़रूरी नहीं है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अब जो है वो सिंध में सिंधी में पढ़ाते हैं, वहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा, लेकिन पंजाब में हम पंजाबी में नहीं पढ़ाते. तो वो उसकी वजह से एक गैप, जो जनरेशनल गैप भी आ गया है. तो वो इसी वजह से आया कि हम उस ज़बान इज़ नॉट समथिंग अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ओनली. नो, हमारे इमोशनल वैल्यू है उसके साथ. फिर हम उसमें सोचते हैं, उसको सेलिब्रेट करते हैं. हम गमगीन भी होते हैं तो उसी ज़बान में होते हैं. तो ये मुझे लगता है कि ज़बान मैं इससे डिसएग्री करता हूँ कि इसको अगर हम कह दें कि इट्स अ मीन्स ऑफ, नो, इट्स नॉट ओनली, इट्स वन कॉम्पोनेंट. कम्युनिकेशन इज़ वन कॉम्पोनेंट ऑफ ज़बान. बट इस बहुत सारी और चीज़ें जो हैं वो ज़बान के साथ कनेक्टेड हैं, ठीक है, कल्चरली, सोशली भी. Because I think you're right, sorry, but culturally and socially when you say, but when we're going down that route now, at times there is an inclination for people to say that you are going into the ideological realm. But which is true, I agree with that. Cultural and ideological realm, there's a dimension to it. But even beside that, I think there is research out there that says if you, and we say कि हम उर्दू बोलते हैं and so forth, but this I feel personally because when at least let's take the example of Punjab. When I travel, I feel it's a middle class to upper middle class phenomena. If you go, people still talk in Punjabi, you know. और मैं तो कहता हूँ कि पंजाब में जो है अंडर प्रिविलेज लोगों की और जो इकोनॉमिकली स्पीकिंग ज़बान पंजाबी है, अभी उन्हीं की वजह से स्टिल अलाइव है अभी भी. और वहाँ पे आप जाते हो, एक बच्चे को आप डालते हो, फॉर इंस्टेंस, इट्स नॉट ओनली आइडियोलॉजिकल थिंग, इट इज़ ऑल्सो अ लर्निंग आउटकम्स थिंग. घर में अगर वो पंजाबी बोल रहा है, उसको जाके आप जो मज जो है भैंस बन जाती है. और फिर अब तो भैंस भी नहीं बनती, अब वो बन जाती है काऊ बन जाती है, ठीक है, बफलो बन जाती है एंड सो फॉर्थ. तो मे बी दैट्स देयर अ लाइक लैक देयर एंड प्योरली इन टर्म्स ऑफ the learning outcomes at the end of it. If you're teaching them the language that's different from what they are speaking at home, then there is taking everything aside, ideology aside, culture aside, in terms of pure learning outcomes. There is a gap then, and that's where we have a huge issue in student. I work in education, huge issue in student learning outcomes. Many people can't read. 60% students can't read at the when it comes to पांचवी के बच्चे तीसरी की चीजें नहीं पढ़ सकते. Yeah. Okay. So yeah. Okay. Thank you. With regards to education language, we can criticize or discuss Punjab ki policy all we want, but please let's not forget that while Sindh ke andar they are teaching in Sindhi and in other provinces, I'm sure they're teaching their respective languages. It is very important to recognize that Punjab ki learning outcomes are better than everybody else's. So clearly there's something right that they're doing. I mean, those are standardized, right? Those are standardized, right? Agar hum dekhen overall, I mean, let's just look at UNICEF then. I mean, agar unka bhi, if that is not agreeable, I mean, let's look at learning outcomes. Let's look at jo usme aati hai cheezein, because it's easy to criticize.
Show me the evidence. Okay. So I think देखिए yeah it's और ये जो दुनिया आपकी दुनिया की रिसर्च कह रही है जो आपकी मदर टंग है there is you do learn much more in it. Sorry. I was just about to exit. I'm just saying कि ये ज़रूरी बहस है इसलिए क्योंकि एक वो मंतक है जो हमें यूनिसेफ एंड यूएन एजेंसीज बता रहे हैं. आई वर्कड इन द यूएन एंड यू नो आई नो दीज एजेंसीज इनसाइड आउट. पर एक दूसरी बात है कि जो तहकीक आपको बता रही है और तहकीक आपको ये बता रही है और आपका ह्यूमन एक्सपीरियंस लिव्ड ये बता रहा है कि जब आप अपनी मादरी ज़बान में आपको कोई बात की जाती है तो वो जो इमोशनल रेजिडेंस की तरह बात कर रहे थे तो क्यों हमें वो बात अपनी ज़बान में अगर ये बैठे हुए हैं साहब KPK में जब ये पश्तो में बात सुनेंगे तो उनको दिल को बात लगेगी. क्यों लगेगी? क्योंकि वो उनकी इट्स नॉट जस्ट अ लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन बट इट्स अ होल वर्ल्ड. वो पूरे रेफरेंसेस उसी तरह आपके खुलते हैं, वो पूरे कनेक्शंस आपके उसी तरह खुलते हैं. लाइकवाइज पंजाबी, लाइकवाइज सिंधी, फिर उर्दू. हमने जो कॉलोनियल आमरती जो ज़बानें हैं हमने उसको अपना ज़बान बना दिया है. तो और उसको जस्टिफाई करने के लिए अब जो यूनिसेफ वगैरह हैं ये जो हमें तालीमी निज़ाम भी दे रहे हैं दीज आर टॉप डाउन सिस्टम्स एंड वी हैव टू एक्सेप्ट इट. जो हमारा एग्जिस्टिंग एजुकेशनल सिस्टम है ये एक गोरे ने हमें दिया था जो 200 साल पहले हमारे इधर आया था और वो हमें ग़ुलाम बनाने आए थे. तो हम उसी सिस्टम को उसी के अंदर खेल रहे हैं. हमने ये सोचा ही नहीं हम 200 साल पहले कैसे सीखते थे या अभी नहीं ओके so What was Sir Sayyid saying? कि हम पढ़ नहीं रहे. So let's. I mean that's the thing. हम जब बात करते हैं सर सैयद का मेन आर्गुमेंट क्या था? हम तो यहाँ कुछ पढ़ ही नहीं रहे. 200 साल पहले before you know I mean what was his entire argument about? So I mean if we want to go to indigenous system फिर हम ये भी recognize करें ना कि यहाँ पे तो then women were also not allowed to learn. Do we have any? I think मुझे लगता है कि one thing to romanticize कि हाँ हम सिंधी में पढ़े हम इसमें पश्तो में पढ़े but मुझे एक चीज बताएं that means कि मुझे pre-med की Guyton and Hall को हर जबान के अंदर जो है translate करना पड़ेगा, right? And that means कि there would be no uniformity in anything that I am actually providing. पूरी दुनिया में when we look at education and you know that progressing, we see that there was a library in Baghdad. People would learn Arabic if they wanted to learn from that library. वो चीज़ जब यहाँ पे चंगेज़ खान और उसके अलाकुफ़ान आए थे, it was destroyed, and there was उसका एक transposition in Al-Andalusia, right? Where there was a lot of, let's say, efforts from Europe to learn Arabic so that they could read that. Now we saw उस चीज़ का translation हुआ into Latin, and then पूरी आपकी educational lingua franca was Latin. फिर अब वो English में आई. To say कि no, we are going to reject English because we are able to connect the. No, okay. That is a slippery slope. No, okay. So मेरा बिल्कुल ये it wasn't my position कि एक ज़ुबान को reject करके दूसरी ज़ुबान. बट आप देखें हिस्टोरिकली जिस तरह ये तो इट वुड बी द सेम थिंग जिस तरह उन्होंने पंजाबी को रिजेक्ट किया हम भी अंग्रेज़ी या उर्दू के साथ वैसा ही सलूक करें. नो इट्स नॉट अ राइट थिंग. और मैं एक वक्त में आप बहुत सारी ज़बानें सिखा सकते हैं बच्चों को बट आप ये नहीं कर सकते कि आप किसी ज़बान को बुरा कह दें और किसी ज़बान को अच्छा कह दें या किसी ज़बान को आप कह दें कि वो गंदी ज़बान है. ये नहीं हो इट्स एग्जैक्ट इट्स इसको नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते हम. तो बच्चा है सर देखिए हमारी देखिए जिस मुल्क में हम हैं ना वहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं अंग्रेज़ी की हम एक बहुत छोटा सा तबका है जो समझते हैं बोल सकते हैं उस बात में अपनी बात बयान कर सकते हैं. अब ये तो बहुत नाजायज़ बात हुई कि अगर एक बच्चा मर्दान के किसी गांव के किसी स्कूल में अगर वही बात वो पश्तो में बयान कर सकता है लेकिन वो उसकी उस बात को तरजीह नहीं दी जाती
क्योंकि जब तक वो अंग्रेज़ी में नहीं बयान करेगा या लिखेगा तो वो उसी तरह एजुकेटेड नहीं समझा जाएगा, तो ये तो सर नाजायज़ बात है। एग्जैक्टली और मैं आपकी एक और बात से डिसएग्री तो करता बात हूँ। तो ये कि कंटेंट की बात हो रही है ना, अब वो किसी ज़बान में भी, और जो आपके लिए सबसे आसान तरीन बात को अपनी बात पहुंचाने वाली ज़बान है, तो वो तो एक्सेप्टेबल होना चाहिए। यूरोप का कौन सा मुल्क है जो अंग्रेज़ी फर बोलता है? हम तो बड़े खुश होते हैं जब वो इटालियन टूटी फूटी बोलते हैं और अपनी उसमें हम क्यों शर्माते हैं सर? उसके पीछे शेम का एक एलिमेंट, या एग्जैक्ट। Can I just add to the comment? Yeah. I agree that a lot of things have been lost in translation, especially when we've shifted from indigenous language to English. But I disagree that a child can only be taught in the language of his birth, because ये तो आपने अभी खुद कहा है ना कि you learn the most languages when you're younger. And speaking of KPK, I'm somebody who's from KPK, and I've been raised there. But I don't think me learning in another language, whether it's Urdu or Punjabi also, because I understand Punjabi also. I can't speak it fluently, but I understand it. Or any other language, it doesn't take away from anything. No, Even at my age, Yeah. like in my 30s. एग्जैक्टली यही बात कर रहा था कि आप ज़बान, कोई दूसरी ज़बानें सीखना कोई बुरी बात नहीं है, बट ज़बान को क्लासिफाई कर देना या उनको टैग कर देना, ये आप मुझे लगता है- इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं कि वो ज़बान क्या इम्पैक्ट क्रिएट करती है आपके दिमाग में, आप ये बात कर रहे हो ना कि the impact that that language will have on a देखिए, learning process, because then people took it to education. अच्छा, अब एक चीज़ फॉर एग्जांपल, आपकी जो आपने अभी जिस आप फैमिली में पैदा होते हैं वहाँ पे जो ज़बान आप बोल रहे होते हैं, अगर मैं आपको कुछ उस ज़बान में सिखाऊं वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, या आपको मैं फ्रेंच में सिखाऊं तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर तरीका कौन सा होगा? वो वाली ज़बान जिसमें आप पले बढ़े हैं मैं आपको उसमें सिखाऊं, या मैं बाहर से ज़बरदस्ती आपके ऊपर एक ज़बान जो है वो नाफिज कर दूं कि आप नहीं, ये वाली ज़बान नहीं, दूसरी ज़बान जो मैं लेके आया हूँ वो ज़्यादा बेहतर है और वो ऑथेंटिक है, उसको आप ज़्यादा समझेंगे? कौन सा लर्निंग मॉडल आपके नज़दीक बेहतर है? Yes. हाँ, या तो ये नहीं कह रहे कि आप या But that's the evolution that all of this is taken. Like what we're talking about, there's a reason why we're not studying in Persian today, right? It's evolution. Exactly, and it's the evolution. Or degradation, however you look at it, right? ओके, सो अभी आपने जो बात की थी कि 200 साल पहले हम नहीं पढ़ते थे, या मैं आपको मिसाल देता हूँ। अब जो बाबा फरीद 12वीं सदी में जो बात कर रहे हैं, राइट, तो इसका मतलब है अगर हम 18वीं सदी से पीछे जाएं तो हम कहते हैं कि नॉलेज ही कोई नहीं है। ये तो या हम बात कर रहे हैं एजुकेशन, ठीक है, हाँ, क्या परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन? Can I just like say something here? I think we have been talking anecdotally about a lot of things over here on this topic. If you look into the scientific literature, there's a lot of work that's been done on the comparison between instruction in the mother tongue compared to another tongue. Yeah. So and in the context of Pakistan, Tariq Rahman, I'd really recommend his work. He's done a lot of work on medium of instruction. Yeah. Just wanted to just put that out there. Yeah. So. Just some clarity. Sure. I mean, it should be. So, I mean, for clarity's sake, there is no doubt that, of course, instruction in the child's mother tongue is always going to be better for the child, right? There is. I think let's discuss it. That's the whole idea. I mean, and by the way, thank you everybody for taking part in the discussion. But यहाँ पे अगर हम बात करते हैं with regards to number of people who had access to education 200 years ago, 300 years ago, versus number of people, percentage of the population, which has access to education now, there is no comparison. Can we agree on that? Right? What? Yeah, exactly. This is, exactly.
it's something. Hey, let's have another session and let's get together. Let's get together. I'm not qualified, but let's get somebody. अच्छा, कंक्लूड मैं आपको कहानी सुना देता हूँ. कहानी, यस कहानी. हाँ, आप अभी हम कहानी भी कुछ इस तरह की है कि हमें लगता है कि ये नहीं हो सकता, लेकिन वो हो जाता है, वो पॉसिबल है. ये कहानी रोज़ मैरी फ्लिप कनाडा में एक टीचर हैं, उन्होंने लिखी थी. बहुत खूबसूरत कहानी है, तो उसको उर्दू में मैंने ट्रांसलेट किया. अब ये कहानी है एक छोटे से बीज की. बीज का पता है सबको क्या होता है? बीज, सीड, दाना, दाना भी उसको कहते हैं. अब ये कहानी है एक छोटे से दाने की. तो क्या होता है जनाब, एक बहुत बड़ा सहरा होता है, रेत से भरा हुआ सहरा, और वहाँ पे कुछ बीज जो हैं वो हवा के सहारे कभी इधर जाते हैं और कभी इधर जाते हैं. वो रेत के दम पे, हवा के जोर के साथ रेत के दम पे कभी एक कोने में और कभी दूसरे कोने में. एक दिन क्या होता है कि उनमें से एक बीज जो है वो कहता है, बस मैं अब हवा के सहारे नहीं रहूंगा, मैं खुद को जमीन में, रेत में दबाऊंगा और मैं एक दिन आलीशान बहुत बड़ा दरख्त बन जाऊंगा. तो क्या होता है जनाब, जब ये वो कहता है तो बाकी सारे जो बीज हैं वो उस पर हंसते हैं. कैसे हंसते हैं? आपका नाम क्या है? मिकाइला. मिकाइला हमें हंस के दिखाएगी. yes. तो वो सब हंसते हैं और वो कहते हैं, वो सब कहते हैं कि ये नहीं हो सकता. क्या तुमने देखा है कि सहरा में कोई इतना शानदार पेड़ उगा हो, बहुत सारे पत्तों वाला सायादार पेड़? तो वो कहता है कि मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा, तुम बस देखते जाओ. तो जनाब दिन गुजरते जाते हैं और वो खुद को दबो लेता है जमीन में यूं, और दिन गुजरते जाते हैं और वो कुछ दिनों बाद अपना सर जमीन से बाहर निकालता है. जमीन से बाहर निकालता है और उस पे 2 पत्ते आ जाते हैं. अब ये बहादुर बीज जो है दिन गुजरने के साथ साथ बड़ा होता जाता है और एक तना बन जाता है. तना पता है आपको क्या होता है? यस, ट्रंक. तना बन जाता है और वो जो डरपोक बीज होते हैं वो अभी भी हवा के सहारे कभी दाईं जानिब और कभी बाईं जानिब. तो जनाब दिन गुजरते जाते हैं और वो नन्ना मुन्ना बीज एक बहुत आलीशान सूरज के सामने ऐसे सीना फैलाए खड़ा होता है दरख्त बनकर. तो जो डरपोक बीज होते हैं वो अभी भी कभी कभी उधर, और वो कहते हैं ये नहीं हो सकता, ऐसा भी कभी हुआ है, अभी एकदम तेज हवा का झोंका आएगा और तुम मुंह के बल जमीन पे गिर जाओगे. तो वो आगे से क्या जवाब देता है, मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा, तुम बस देखते जाओ. तो जनाब क्या होता है, दिन गुजरते जाते हैं और उसके ऊपर और बीज उगते हैं और वो बीज ज़मीन पर गिरते हैं और वो बीज खुद को दबा लेते हैं रेत में, और फिर बिल्कुल उसी तरह पहले अपना सर निकालते हैं, फिर एक तना बनते हैं, फिर एक शानदार बहुत सारे दरख्त वहाँ पे उगाते हैं. अब क्या होता है कि वहाँ से एक काफले का गुजर होता है. काफला थका हारा होता है, वो उनकी आंखें एकदम ऐसे सहरा में, वो एकदम से उनको नजर आता है कि सामने हाँ इतना हरा भरा जंगल,
तो जनाब वो देखते हैं और वो खुशी के मारे पागल हो जाते हैं और वो वहाँ पे जाते हैं, अपने ऊँटों को बांधते हैं और ख़ुद उन दरख्तों के नीचे कुछ देर के लिए आराम करते हैं। अब क्या होता है कि जब आपने साइंस में पढ़ा होगा सबने कि जब पौधे जो हैं वो अपनी जड़ें नीचे फैलाते हैं, जितने वो ऊपर होते हैं उतने वो अंदर भी होते हैं, और वो जब ज़मीन की जड़ें ज़मीन से नीचे फैलाते हैं तो वो पानी को खींचते हैं। अब इन सब दरख्तों ने पानी को खींचा और एक दिन एक बुलबुला वहाँ से, और वो बुलबुला आहिस्ता आहिस्ता पानी जो है वो वहाँ पे एक नदी की शक्ल इख्तियार कर गया। अब ऊपर से कुछ परिंदों का गुजर होता है, तो वो परिंदे जब देखते हैं कि इतने बड़े सहरा में इतना खूबसूरत छोटा सा जंगल, तो वो जंगल में जाते हैं जहाँ पे उनका घर होता है, जहाँ पे उनका बसेरा होता है, वहाँ पे जाके बाकी दूसरे परिंदों को भी बताते हैं। अब वो वहाँ से इस जंगल में आते हैं और वो अपने हमरा बहुत बहुत सारी लेके आते हैं। क्या लेके आते हैं बताएं ज़रा, अपने साथ बहुत सारा क्या लेके आते हैं बताएं ज़रा, मेक अ गेस। वाह, यस, वो बहुत सारे बीज लेके आते हैं मुख्तलिफ फूलों के, फलों के, और वहाँ पे गिरा देते हैं। अब उस नदी के किनारे रंगारंग फूल भी निकल आए हैं। अब कोई एक हफ्ते के बाद ये जो काफिला है अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा होने के लिए निकलता है, और क्या होता है कि वो जब इन दरख्तों के नीचे आराम कर रहे होते हैं, सो रहे होते हैं, तो वो जो नन्हे मुन्ने बीज होते हैं ना, उन्हीं दरख्तों से उनकी कपड़ों की तहों में छुप जाते हैं। कहाँ पे छुप जाते हैं? कपड़ों की तहों में। अब क्या होता है कि वो जब अपने ऊँटों के साथ निकलते हैं अपनी मंजिल की जानिब, तो रास्ते में ये छोटे छोटे बीज जो है छलांग लगाते हैं, खुद को दबो लेते हैं रेत में, और फिर बिल्कुल उसी तरह वो पहले अपना सर निकालते हैं, फिर वो एक तना बनते हैं, और फिर वो एक दरख्त बन जाते हैं। तो जनाब क्या होता है कि इसी तरह एक बयाबान सहरा एक हरे भरे घने जंगल की शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो जब भी आप कोई बहुत बड़ा घना जंगल देखें तो आपने ये कभी नहीं भूलना कि ये एक बहादुर एक बीज की कहानी थी, जब सारे डरपोक बीजों ने कहा कि ये नहीं हो सकता, लेकिन उसने आगे से कहा कि मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा, तुम बस देखते जाओ, और यूं कहानी खत्म। तो आई थिंक मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे बीज हमारी सोसाइटी में मौजूद हैं जो कि अपनी अपनी जगह पे काम कर रहे हैं। सॉरी, मैं पहले उसका सवाल लें। आपका नाम क्या है? मुबारस। मतलब नथिंग कैन बी, मतलब कोई चीज़ जो है वो इम्पॉसिबल नहीं है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। वेरी नाइस, वेरी नाइस, थैंक यू मुबारस जी। आप अफराद के हाथों में अक़वाम की तकदीर, अफराद के हाथों में, इंडिविजुअल्स, अफराद के हाथों में अक़वाम की तकदीर है, हर फर्द है मिलत के मुक़द्दर का सितारा। अब आप देखें, ये एक छोटी सी कहानी है जिससे मैं आपको साइंस का कौन सा टॉपिक पढ़ा सकता हूँ, बताएं ज़रा मुझे। जर्मिनेशन, यस, प्लांट कैसे ग्रो करता है, इकोलॉजी, राइट। बच्चे का बहुत खूबसूरत आइडिया है, वो कहते हैं इसमें फोटोसिंथेसिस भी इन्वॉल्व है। यस, फोटोसिंथेसिस।
यस एग्जैक्टली, आप ये अर्थ की कोर्स पढ़ा सकते हैं कि कहाँ पे वही वाटर साइकिल पर आ गया। यस वाटर साइकिल पे आ गया, और फिर सारी पूरी इस कायनात में चीज़ें जो हैं वो एक दूसरे के साथ किस तरह कनेक्टेड हैं, राइट। सो ये एक छोट ना इंटरडिपेंडेंसी है, कनेक्टेड हैं, और कोएग्जिस्टेंस है। और फिर आप देखेंगे उसका मैसेज एक छोटे से दाने का कितना बड़ा है। यानी तो अगर हम इसको मेटाफोरिकली देखें, यस इसको मेटाफोरिकली देखें तो उसका फैलाव किस तरह है। अगर हम उसको साइंस में देखें तो उस तरह देखिए, सो दिस इज समथिंग, या एक कहानी से आप कितना, और अभी हम उस तरफ नहीं आए कि आप लोगों की इमेजिनेशन क्या चल रही थी जब मैं कहानी सुना रहा था। इस पे बहुत मज़े के इंटरेस्टिंग आप लोगों के कमेंट्स आ सकते हैं, और मैं उसको ऐड भी कर सकता हूँ। कहानी इज समथिंग जो गिव एंड टेक से होती है, इट्स नॉट समथिंग बहुत इंटरेस्टिंग। फॉर एग्जांपल मैं एक कहानी पौधने वाली हम तकरीबन मैंने वो बहुत मरतबा सुनाई है। अब एक स्कूल में हम सुना रहे थे वो कहानी, तो क्या हुआ कि वो उसमें मेंढक होते हैं दो, तो वो मेंढक ना गाड़ी जोतते हैं, ठीक है। जब वो पौधना उनको बुलाता है कि आओ भाई बादशाह के महल में जाना है पौधनी को छुड़ाने, तो वो क्या होता है, वो मेंढक एकदम, एक बच्चा एकदम ऐसे उठ के बोला डड्डू गाड़ी, राइट। सो वी एडेड आफ्टर दैट, मैंने जब भी वो कहानी कहीं पे भी सुनाई है तो आई एडेड दैट इनटू कि वो डड्डू गाड़ी दो मेंढक आते हैं, जोतते हैं, और वो एक डड्डू गाड़ी भगा के ले जाते हैं महल की जानिब। तो ये उसकी इमेजिनेशन एक उस बच्चे की। और फिर इसी तरह बहुत सारी ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें वो लेके आते हैं कि आपके वहमो गुमान में भी नहीं होता कि अच्छा, बट ये है कि वो आप आहिस्ता आहिस्ता उनको ऐड करते जाते हैं उन चीज़ों को। और कहानी यही है कि उसकी शक्ल एक जैसी नहीं रहती। हमने अभी बात की चेंज की तरफ अट्रैक्ट होता है इंसानी दिमाग, तो वो उस चेंज की तरफ जो है वो हम कोई भी चीज़ नहीं आती है तो हम उसको अपनी कहानी का हिस्सा, यानी कहानी का कैनवस कितना वसी है कि उसमें हम बहुत सारी चीज़ों को ऐड कर सकते हैं, राइट। या एग्जैक्टली, यस बिल्कुल। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। अगर मज़ीद कुछ सवाल हैं तो मैं बाद में इसके बाद भी